नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार कल यानी सोमवार को हो सकता है। सूत्रों के अनुसार राजभवन में सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस बार मंत्री पद पर किसका नंबर लगा है, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। रावत के अलावा अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति लेगी। फिलहाल प्रदेश मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं, जिन्हें भरा जाना है। वर्तमान में डॉक्टर मोहन सरकार में 30 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। रावत को मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने 30 अप्रैल 2024 को कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी ज्वाइनिंग टोली के मुखिया नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में श्योपुर के एक कार्यक्रम में बीजेपी ज्वाइन की थी। वहीं छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से विधायक रहे कमलेश शाह ने 29 मार्च 2024 को विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने बीजेपी की सदस्यता ली। शाह 2023 में तीसरी बार विधायक चुने गए। कमलनाथ के खास रहे कमलेश शाह ने बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के चलते अमरवाड़ा विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। इसके लिए 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होगी। इस सीट से कांग्रेस ने धीरन शाह इनावती को प्रत्याशी बनाया है। धीरन शाह आंचल कुंड दरबार के सेवक सुखराम दादा के बेटे हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यहां अपने युवा चेहरे देवीराम उर्फ देवे रावेन भलावी पर फिर दांव लगाया है। अमरवाड़ा आदिवासी बाहुल्य सीट है। यहां आदिवासियों का हरई राजघराना, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आंचल कुंड धाम तीनों से जुड़ाव है। ऐसे में ये चुनाव दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए पिटीशन लगाई है। अब 3 महीने के अंदर विधानसभा अध्यक्ष तोमर को इनकी सदस्यता के मामले में फैसला लेना होगा। शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के दल ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान करने और चुनावी सभा में बीजेपी के मंच पर कांग्रेस छोड़ने की बात करने वाले विधायकों की सदस्यता खत्म करने संबंधी पिटीशन के उनके समक्ष दायर करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस पिटीशन के बाद अब रावत और सप्रे की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में या तो दोनों ही विधायक कांग्रेस विधायक पद से जल्द इस्तीफा देंगे या फिर विधानसभा अध्यक्ष इनकी सदस्यता खत्म करने का फैसला लेंगे।
3 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 8 दिन बाद 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद पर डॉक्टर मोहन यादव और 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा का चयन किया गया। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ली। 12 दिन बाद 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिन बाद 30 दिसंबर को मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया। श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़ दी है। रावत ने कहा कि हर किसी की इच्छा रहती है कि वो क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करे, लेकिन जितना विकास मैं चाहता था उतना मैं करा नहीं पाया। अब बीजेपी में शामिल होकर क्षेत्र को प्रदेश की मुख्य धारा तक ले जाना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा में आए डॉक्टर मोहन यादव सरकार के पहले बजट पर बहस की जगह बवाल हावी रहा। बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सरकार को उसके घोषणा पत्र के आधार पर घेरने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस घोषणा पत्र के आधार पर बीजेपी ने सरकार बनाई वो वादा ही नहीं पूरा हुआ। क्या है पूरी खबर, देखिए एक खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लाडली बहना की राशि 3000 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही बजट में नई योजनाओं पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके बाद सदन में कांग्रेस नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ी रही और उसके 2 विधायक सदन के अंदर गलत जानकारी देने को लेकर विशेष अधिकार का हनन प्रस्ताव लिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2 जुलाई को नरसिंह घोटाले पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से लंबी चर्चा कराई गई थी। चर्चा दोनों पक्षों की सहमति से हुई थी। अब इस पर हंगामे की स्थिति नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री अगर सदन में झूठ बोले तो विधायकों को विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का अधिकार है। मंत्री विश्वास सारंग ने सदन में झूठा जवाब दिया। सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। इन सब के बीच विपक्ष के पास लाडली बहना के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का अवसर था। इसके बावजूद उन मुद्दों पर उलझा रहा, जिस पर सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी थी। वहीं बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे दल के संकल्प पत्र को राज्य सरकार ने ग्रहण किया है। ये संकल्प पत्र हमारी सरकार के पूर्ण कार्यकाल में निरंतर बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मध्य प्रदेश का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के भाषण की ये लाइनें पॉलिटिकली करेक्ट हो सकती है, लेकिन बजट में संकल्प पत्र की स्पष्ट तस्वीर नजर नहीं आ रही। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के संकल्प पत्र और मोहन सरकार के पहले बजट की तुलना की तो सामने आया कि संकल्प पत्र में 32 बड़े वादे किए गए थे। उनमें से 9 ही बजट में शामिल किए गए और इसे लेकर ही विपक्ष बार बार सरकार को घेरने की जुगत में लगा हुआ। जरूर आपने सही कहा है कि हमने मांग करी थी कि इसमें सर्वदलीय एक समिति बनाई जाए जिसमें इस पूरे मामले की जांच हो। उसको अभी तक नहीं स्वीकारा गया है, लेकिन जैसा कि आपने यहाँ सदन में सुना होगा कि हमारे साथी विधायक सचिन यादव जी और मैंने उसी ध्यानाकर्षण में जो भाषण था विश्वास सारंग जी का, उसके संबंध में हमने पत्र लिखा है माननीय अध्यक्ष जी को, जिसमें जो भ्रमित और गलत जानकारी दी गई है माननीय विश्वास सारंग जी के द्वारा, उसका हमने उल्लेख किया है। और आज जो बात अध्यक्ष जी ने कही है कि वो हमारे विशेष अधिकार के संबंध में जो हमने लिखा है पत्र, उस पर हमको जल्द उत्तर मिलेगा। कोई भी सरकार की ऐसी मंशा कदापि नहीं है, बल्कि सरकार का मतलब है कि पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए और सरकार तो पेंशन बढ़ाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मत है, उन्होंने केंद्र से बढ़ाई भी है। और मध्य प्रदेश की सरकार भी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वृद्धों की, विधवाओं की, सबकी चिंता करने वाली है। जब इस प्रदेश के जन कल्याण का, जनहितैषी प्रदेश के विकास का और मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट सदन के अंदर रखा जा रहा हो,
तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना लाजमी है। इसलिए इस तरह के बेमतलब के, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, जो दिखा रहा है कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन सिद्ध कर रहा है। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत 6 शहरों में 552 ई बसें संचालित की जाएंगी। ये ई बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में चलेंगी। इस साल मंदसौर, नीमच और सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। 2028 होने से पहले सिंहस्थ कुंभ के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। 500 करोड़ से उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य होंगे। राम वनगमन पथ के स्थानों को चिन्हांकित कर उनका विकास किया जाएगा। श्री कृष्ण पाथेय योजना, ई विधान, ई कैबिनेट, ई विधान ऑफिस पर काम होगा। ई विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकारी अस्पताल में शव पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा की शुरुआत की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। SC/ST को मुख्यधारा में लाने के लिए 31,756 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 40,804 करोड़ रुपए का प्रावधान। अनुसूचित जाति उपयोजना में 27,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। PM आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैगा, भारिया, सहारिया जनजातियों के बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोले जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान। महिला और बाल विकास विभाग के लिए 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल कृषि योजना में 11,065 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हाथरस में हुए भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। इसे लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी को एक पत्र लिखा। राहुल ने पत्र में किन किन बातों का उल्लेख किया है, ये अगर आपको जानना है तो ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कांग्रेस सांसद ने हाथरस में मची भगदड़ के पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने का आग्रह किया। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए और घायलों को उचित उपचार मुहैया कराई जानी चाहिए। हाथरस में मंगलवार को प्रवचनकर्ता भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। इसमें कुल 121 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। राहुल गांधी ने हाथरस कांड के पीड़ित परिवारों से शुक्रवार को मुलाकात की थी। अब कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है। योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने 6 जुलाई को आदित्यनाथ को लिखे अपने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से घोषित मुआवजा अपर्याप्त है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए और उसे जल्द से जल्द दिया जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि घायलों को उचित उपचार और उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाथरस में भगदड़ की घटना में 120 से अधिक लोगों की मौत की खबर से मैं स्तब्ध हूं। मैं हृदय से पीड़ा के साथ आपको ये पत्र लिख रहा हूं और मुझे पता है कि आप भी उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अलीगढ़ और हाथरस जिले के कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका दर्द बांटने की कोशिश की। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि हादसा इतना दुखद है कि परिजन से मिलते समय मेरे पास सांत्वना के लिए शब्द कम पड़ गए थे। अनेक परिवारों ने इस दुर्घटना में अपना सब कुछ खोया है। उसकी पूर्ति तो किसी तरीके से संभव नहीं है, लेकिन हम पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने से उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीड़ित परिवारों ने मुझसे ये भी साझा किया कि इस पूरी घटना के लिए स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और असंवेदनशीलता जिम्मेदार है। इस मामले में उचित और पारदर्शी जांच न केवल भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में एक कदम होगी, बल्कि इससे इन पीड़ित परिवारों का न्याय
व्यवस्था में विश्वास एक बार फिर से स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि न्याय के नजरिए से सभी दोषियों को कठोर सजा दिया जाना आवश्यक है। दुख की इस घड़ी में हम सभी का दायित्व है कि हम पीड़ित परिवारों का साथ दें। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और स्वयं मैं इस मामले में आपकी हर संभव मदद के लिए उपलब्ध है। आशा है आप इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और इसमें कुछ निर्णय जरूर लेंगे जो लोगों के पक्ष में होगा। आपको बता दें, हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। कई लोग घायल हो गए थे, लेकिन इन सब में मुख्य आरोपी भोले बाबा गायब है। वहीं हाथरस में हुई भगदड़ के बाद 121 मौत हुई, जिसमें लगातार नेताओं के बयान भी सामने आते रहे। हाथरस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। वहीं शनिवार को मायावती ने एक्स पर भी पोस्ट करते हुए कह दिया, सरकार से कार्रवाई करने की बात उन्होंने की है। मायावती ने 3 पोस्टों में अपनी बात रखी है और लोगों की तरफ से न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कल हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राजनेताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। आज बसपा सुप्रीमो मायावती चेन्नई पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को अंतिम विदाई दी। के आर्मस्ट्रांग से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को विदाई देने के लिए रविवार को चेन्नई पहुंची। उन्होंने के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की और प्रदेश सरकार से अपील की कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 5 जुलाई को के आर्मस्ट्रांग की पेरम्बूर के सेम्बियान में उनके घर के नजदीक अनजान हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी थी। के आर्मस्ट्रांग अनुसूचित जाति की राजनीति में ग्राउंड लेवल से उठे और बीएसपी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी पहचान बनाई। आर्मस्ट्रांग की रुचि बचपन से ही मुक्केबाजी और व्यायाम में थी। स्कूल के दिनों से ही राजनीति में उनकी रुचि होने लगी। आर्मस्ट्रांग शुरू से ही पूर्व विधायक रंगनाथन के करीबी थे। साल 2000 तक वो पुवई मूर्ति की अध्यक्षता वाली प्राची भारतम पार्टी में शामिल हो गए। इस बीच उन्होंने तिरुपति में मौजूद श्री वेंकटेश्वर लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। 2002 में पुवई मूर्ति की मौत के बाद आर्मस्ट्रांग ने प्राची भारतम पार्टी छोड़ दी और अंबेडकर दलित फाउंडेशन नाम से एक अलग संगठन शुरू कर दिया। 2006 में चेन्नई नगर निगम चुनाव में उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 99 से हाथी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता। उस दौर में इंदुम्बन नाम के नेता बीएसपी में सक्रिय थे। वो चेन्नई में एक शिपिंग कॉरपोरेशन में काम करते थे। हाथी के चुनाव चिन्ह के साथ बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार आर्मस्ट्रांग की जीत की जानकारी मिलने के बाद इदुम्बन और कुछ अन्य लोगों ने आर्मस्ट्रांग से मुलाकात की। उन्होंने उनसे बीएसपी में शामिल होने की गुजारिश की। सुरेश माने, जो उस समय बीएसपी के समन्वयक हुआ करते थे, उन्होंने आर्मस्ट्रांग को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। आर्मस्ट्रांग के बीएसपी में शामिल होने के बाद साल 2007 में उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 2012 में जब सेल्वा पेरुंतुगई ने पार्टी छोड़ी तो सुरेश माने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और समन्वयक हुआ करते थे। उन्होंने आर्मस्ट्रांग को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया। सेल्वा पेरुंतुगई बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। नवंबर 2008 में चेन्नई के डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में छात्रों के बीच हुए दंगों के सिलसिले में आर्मस्ट्रांग के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई हिंसा के इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हिंसा भड़काने की योजना बनाने का आरोप था। उन्हें बाद में इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इस मामले में उनके साथ एक और व्यक्ति एस रजनीकांत पर पुलिस ने आरोप लगाया था। रजनीकांत पेशे से वकील थे। आर्मस्ट्रांग को करीब से जानने वाले रजनीकांत कहते हैं, आर्मस्ट्रांग ने पेरंबूर और आसपास के इलाकों के वंचितों की मदद के लिए बहुत कुछ किया। अगर डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज के वंचित छात्रों की कोई भी समस्या होती थी तो उसे हल कर दिया करते थे। उन्होंने कई गरीब छात्रों की फीस भरने जैसे काम किए हैं। वो कहते हैं कि आर्मस्ट्रांग ने अंबेडकर के लगभग सभी लेख पढ़े थे। अगर कोई उनसे मिलने जाता था तो वो अंबेडकर के लेखन पर उसके साथ बातचीत करते और टिप्पणियां करते। पार्षद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आर्मस्ट्रांग ने सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का भी नेतृत्व किया। बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आर्मस्ट्रांग ने चेन्नई में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया और पार्टी प्रमुख मायावती को वहां लेकर आए। फरवरी 2015 में बीएसपी के उत्तरी चेन्नई जिले के सचिव और आर्मस्ट्रांग के करीबी दोस्त थनारासु की कुटरोड के पास हत्या कर दी गई। आर्मस्ट्रांग की हत्या के लिए थनारासु की हत्या के बाद की घटनाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है। आर्मस्ट्रांग शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ द पॉलिटिकल शो में फिलहाल आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।